साथियों, हमने पिछली वीडियो में बॉक्सर विद्रोह जो 1899 में हुआ था उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक है, हमने शॉर्ट में बॉक्सर विद्रोह को समझने की कोशिश की थी। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में बॉक्सर विद्रोह के जो शुरुआत हुई बॉक्सर विद्रोह की, तो उसके मुख्य कारण क्या थे आज वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं एक बार वो पिछली वीडियो भी देख लेना बॉक्सर विद्रोह की, जिसमें इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है। ठीक है, और इसके मुख्य कारण डिस्कस करने से पहले एक बार मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका दोबारा दे देता हूं कि जो बॉक्सर विद्रोह हुआ था वो 1899 में हुआ था। इसको बॉक्सर रिबेलियन भी कहते हैं, बॉक्सर मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसका साल जरूर याद रखना, शुरुआत हुई थी इसकी 1899 में। ठीक है, और बॉक्सर प्रोटोकॉल जो साइन हुआ था, एग्रीमेंट जो साइन हुआ था वो 1901 में हुआ था। ठीक है, तो होता क्या है कि चीन में जो दूसरे देश के लोग हैं उनका इंटरफेरेंस काफ़ी बढ़ गया था, विदेशी शक्तियों का काफ़ी इन्फ्लुएंस आ गया था चाइना में। ठीक है, तो जो फॉरेन कंट्रीज थी, विदेशी ताकतें थी, वो चाइना की राजनीति में भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। उन्होंने चाइना की इकोनॉमी में भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। और वो फॉरेनर्स क्या कर रहे थे, मेन यहाँ के जो भी प्राकृतिक संसाधन थे उसको दबाकर लूट रहे थे। ठीक है, और यहाँ के लोगों का शोषण कर रहे थे। तो चाइना के लोग, किसान, हर वर्ग के जो समुदाय के जो लोग थे चाइना के, वो परेशान हो जाते हैं, तंग आ जाते हैं इनसे, क्योंकि उनका शोषण होता है दबा के। तो इसलिए वो अपने गुप्त संगठन बनाने शुरू कर देते हैं और उनका मकसद ये होता है कि हम इन विदेशियों को यहाँ से खदेड़ेंगे, यहाँ से बाहर निकालेंगे चाइना से। ठीक है, और जहाँ तक आपने अगर चाइनीज हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने सुना ही होगा कि पढ़ा ही होगा कि चिंग डायनेस्टी जो थी, ठीक है, वो इस समय थी, मंचू शासन था यहाँ पर, उनसे भी लोग परेशान थे चाइना के, ऊपर से ये विदेशी आ गए। ठीक है, तो इनको वहाँ की जनता को दोनों तरफ से मार पड़ रही थी। ठीक है, और तो वो एक गुप्त संगठन बनाते हैं। वैसे तो कई सारे संगठन उस टाइम इस्टेब्लिश हो जाते हैं। ठीक है, बट जो मेन संगठन होता है उसका नाम होता है आई हो चुआन। ठीक है, कई किताबों में इसका नाम डिफरेंट दिया हुआ है। तो ये जो संगठन है उनका मकसद क्या होता है कि हम विदेशियों को यहाँ से भगाएंगे, यहाँ से खदेड़ेंगे, ताकि हम अपने देश को टूटने से बचा सके, लूटने से बचा सके। ठीक है, तो जो ये संगठन था, तो इस संगठन के जो मोस्टली मेंबर्स थे वो मार्शल आर्ट में काफ़ी दक्ष थे। ठीक है, मार्शल आर्ट की बहुत अच्छी अच्छी स्किल्स आती थी उनको, और उनमें एक कला थी कि अगर उनको बुलेट भी लग जाती थी, गोलियां भी लग जाती थी, तो उनके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। मतलब उनके पास मार्शल आर्ट सीखते सीखते एक ऐसी कला आ गई, ठीक है, कि वो अगर उनके ऊपर गोलियां भी चलाई जाए तो गोलियां का असर उनके शरीर में नहीं होता था। ठीक है, और वो मोस्टली जो मार्शल आर्ट की एक्टिविटीज करते थे वो मुट्ठी बंद करके करते थे। ठीक है, जिस वजह से यूरोपियंस ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने इनको बॉक्सर कहना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसी जो ये नाम था बॉक्सर, ये नाम दिया था यूरोपियंस ने। ठीक है, तो यूरोपियंस ने ये नाम दिया था और इनके द्वारा जो ये विद्रोह किया गया इसको नाम दे दिया बॉक्सर रिबेलियन। ठीक है, 1899 में शुरू होता है और इस बॉक्सर विद्रोह को शुरू करने का जो मेन रीजन होता है वो चाइना में से विदेशियों को भगाना इनका मेन मकसद होता है, ताकि वहां के लोगों का शोषण ना हो सके। ठीक है, और चाइना टूटने से बचे और वहां के जो संसाधन है उनको ना लूटा जाए, वहां के लोगों को परेशान ना किया जाए, उनको शोषण ना किया जाए। ठीक है, वहां पर जो विदेशी लोग थे वो आकर क्या कर रहे थे, वो अपने साथ मिशनरीज भी लेके आए थे। ठीक है, पादरी लेकर आए थे। वो क्या कर रहे थे, धीरे धीरे चाइना के लोगों को क्रिश्चियन बना रहे थे। ठीक है, तो यहाँ की जनता परेशान होगी कि ये हमारा अस्तित्व भी खत्म करने में लगे हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये
काफी परेशान हो गए थे, तो इसलिए बॉक्सर विद्रोह चलाया गया। बॉक्सर विद्रोह पूरी तरह से सफल तो नहीं हुआ, ठीक है, सक्सेसफुल नहीं हुआ ये, बट इसने बहुत गहरी चोट पहुंचाई विदेशियों को, ठीक है। तो जो प्रोटोकॉल साइन होता है 1901 में बॉक्सर विद्रोह खत्म होने के बाद, उसमें बहुत ज्यादा इनको परेशान किया जाता है, बहुत हैवी हैवी पेनल्टीज लगाई जाती है, ठीक है। कहीं बहुत ज्यादा पैसों की इनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। कई जो बॉक्सर विद्रोह में इंक्लूड होते हैं मेंबर्स, बॉक्सर विद्रोह के जो विद्रोही होते हैं, उनके ऊपर काफी कार्रवाई की जाती है, बहुत उनको सजा दी जाती है, ठीक है। और उस मतलब पूरा बर्बाद कर दिया करने की कोशिश की जाती है कि ऐसा बॉक्सर विद्रोह दोबारा चाइना में हो ना सके। जैसे 1857 की क्रांति हुई थी भारत में, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ, ऐसे ही विदेशों के खिलाफ बॉक्सर विद्रोह होता है, वहां के आम जनता के द्वारा, किसानों के द्वारा, ठीक है। तो ये सफल तो नहीं होते इस आंदोलन से या विद्रोह से, बट आगे जाके जब ये आगे जो क्रांति होती है, चीनी क्रांति होती है, ठीक है, तो उसमें ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है, ठीक है। अगर ये ना होता तो वहां के लोग जागरूक ना होते कि हमारे क्या राइट्स हैं, हमारे क्या हमारे हमारा हक क्या है, तो उनको अपने हक के बारे में ना कुछ पता ना चलता है। तो इसने वहां इस विद्रोह ने वहां के लोगों में जागरूकता पैदा कर दी थी, ठीक है। तो चलो अब हम बॉक्सर विद्रोह के कारण डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जैसे कि आप जान सकते हो कि बॉक्सर विद्रोह की शुरुआत जो हुई, उसका एक कारण नहीं था, उसके बहुत ज्यादा कारण थे, ठीक है। तो जो सबसे पहला कारण है बॉक्सर रिबेलियन का, बॉक्सर विद्रोह का, वो है प्रतिक्रियावादी शासन, ठीक है, प्रतिक्रियावादी शासन। तो जो 100 दिन के सुधार प्रोग्राम चलता है चाइना में, वो असफल हो जाता है, जिसके कारण चीन के उदारवादी और जो देशभक्त होते हैं वो बड़े निराश हो जाते हैं। चीन में मतलब फिर से एक प्रतिक्रियावादी शासन लागू हो जाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि वहां के लोग मंचू शासन से परेशान थे और विदेशियों से भी परेशान थे, तो उनको दो फ्रंट पे लड़ाई लड़नी पड़ रही थी, ठीक है। इससे देशभक्तों और उदारवादियों का क्रोध और भड़क उठा। जो चीन की रानी थी उस टाइम, तो उसके नेतृत्व में प्रतिक्रियावादियों ने सुधारवादी भावना को दबाने में सफलता अवश्य प्राप्त कर ली थी, परंतु लोगों में जो घृणा विदेशियों के प्रति उनकी लूट और उनकी साम्राज्यवादी नीति के कारण पैदा हुई थी, उसे नहीं दबाया जा सका। इससे जो मंचू सरकार की जो कमजोरियां थी वो उभर के सामने आ गई। इसलिए चीन वासियों को विश्वास हो गया था कि देश की सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए चीन में से विदेशियों को निकालना बहुत ज्यादा आवश्यक है, नहीं तो देश रोज कमजोर होता जाएगा। और उसका कारण था कि विदेशियों ने चीन को अपने प्रभाव क्षेत्रों में बांटना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि एक ही देश लूट रहा था चाइना को, बहुत सारे देश मिलकर उस समय चाइना का शोषण कर रहे थे, चीन का शोषण कर रहे थे, ठीक है। चीनी लोग भड़क उठे और बॉक्सर आंदोलन शुरू हो गया। रूढ़िवादी और पुराने विचारों के चीनी विदेशियों के प्रति अपनी घृणा दबा नहीं सके, उन्होंने भी मंचू सरकार की आलोचना शुरू कर दी, ठीक है। तो इसमें जो विदेशी आते हैं वो अपनी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करते हैं चाइना में, या अपने मिशनरीज लेकर आते हैं, यहाँ चर्च एस्टेब्लिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को लगता था कि जो मंचू शासन है, चिंग डायनेस्टी है, वो भी इनके साथ मिली हुई है, ठीक है। तो वो भी इनसे परेशान थी, वहाँ की जनता चिंग डायनेस्टी से भी। नेक्स्ट है विदेशी राष्ट्रों की साम्राज्यवादी नीति और चीनी सरकार की कमजोरियां। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विदेशी राष्ट्रों की
साम्राज्यवादी नीति और चीनी सरकार की कमजोरियां। तो विदेशों की साम्राज्यवादी नीति के कारण चीन के सभी वर्गों में असंतोष की लहर फैल गई थी। लोग सभी कठिनाइयों और कष्टों की उत्तरदायी मंचू सरकार को ठहराते थे। इसलिए मंचू सरकार ने विवश होकर विदेशी शक्तियों के विरुद्ध कठोर नीति लागू कर दी। नवंबर 1898 में चीनी सरकार ने एक आदेश जारी किया कि जिन विदेशी शक्तियों को चीन में रेल मार्गों के निर्माण के आज्ञा पत्र मिले हुए हैं, उनमें खाने खोदने और उनमें से माल निकालने का अधिकार उसे प्राप्त नहीं है। इससे अगले वर्ष 1899 में चीन सरकार ने रेल मार्गों और खानों को अपने अधीन करने के लिए एक केंद्रीय कार्यालय खोल दिया था। चीनी सरकार ने यह आदेश भी जारी किया कि जब तक पहले ठेकों का समय समाप्त नहीं होता तब तक नए ठेके, नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिए जाएंगे। यदि नए कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे या ठेके दिए जाएंगे तो उनमें चीनियों का आधा धन लगा होगा और उस ठेके का प्रबंध भी चीनी स्वयं करेंगे। तो वहां की जनता एक तरफ से चिंग डायनेस्टी मंचू शासन के विरुद्ध हो गई थी और वो शासन पर, सरकार पर पूरा प्रेशर डाल रही थी कि आप इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए वहां की जो चिंग डायनेस्टी थी वो विदेशियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू करती है और चीनियों तो विदेशियों के खिलाफ एक ऑर्डर पास करती है 1898 में कि जितने भी जो कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं चीन में रेल मार्ग बनाने के विदेशियों को, ठीक है, तो वो खाली रेल मार्ग बनाएंगे, उसमें ना वो खाने खोदने का काम करेंगे, ठीक है, या उसमें से जो भी मटेरियल निकलेगा वो यूज नहीं कर सकते, ठीक है, उससे ट्रेड नहीं कर सकते। और 1899 में चीन की जो गवर्नमेंट होती है वो रेल का काम भी और जो खाने हैं, माइंस है, उसका काम भी अपने कंट्रोल में ले लेती है और इसके लिए एक ऑफिस का खोला जाता है जिसे केंद्रीय कार्यालय का नाम दिया जाता है। ठीक है, और जब तक पुराना काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक चीनी सरकार ने नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिए। ठीक है, और एक कंडीशन ये लगा दी कि जो भी काम होगा अब रेल मार्गों का या माइंस का, उसमें जो आधा पैसा लगा होगा वो किसका लगा होगा, चाइना के लोगों का लगा होगा। ठीक है, तो कुछ हद तक वहां की सरकार ने विदेशियों के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करी। ठीक है, तो जो चीन की गवर्नमेंट थी उसको भी डर था कि मैं इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, जो ये विदेशी शक्तियां हैं इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, वो अपनी जो इंटरेस्ट है वो वेस्टर्न कंट्रीज से हटाकर वो अपनी रुचि उनकी जापान के साथ रुचि बढ़ने लगती है। तो वो अपना एक प्रतिनिधिमंडल भी भेजता है जापान के साथ कि हम एक इकोनॉमिकल रिलेशन बनाए उनके साथ। बट जैसे ही रशिया को भनक लगती है कि चाइना और जापान, ठीक है, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज आगे बढ़ाना चाहते हैं, मिलकर काम करना चाहते हैं, तो रशिया ने वॉर्न किया चाइना को कि आप जापान के साथ ट्रेड मत करो, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज मत करो जापान के साथ। ठीक है, तो रशिया ने वार्निंग दे दी बहुत सख्त लहजे में, जिसकी वजह से जो चाइना था वो पीछे हट जाता है, अपने कदम पीछे खींच लेता है। ठीक है, ये ठीक है कि जो चीन की मंचू सरकार होती है उस टाइम वो विदेशियों के खिलाफ एक्शन तो लिया उसने, ठीक है, बट उसके पास संसाधनों की काफी कमी थी। उसके देश में संसाधनों की कमी के कारण देश में पैदा हुए असंतोष को वो रोक नहीं पाई वहां की मंचू सरकार। धीरे धीरे चीन में पश्चिमी
विरोधी विचार बल पकड़ते गए और लोगों ने चीन में से विदेशी शक्तियों को बाहर निकालने का निर्णय कर लिया। चीनी सरकार विदेशियों को कई प्रकार के मुआवजे देती थी, ठीक है। तो आपने देखा है अभी कोई भी कंपनी, इंडस्ट्री, फैक्ट्री इस्टेब्लिश होती है किसी स्टेट में, तो वहां की भी स्टेट गवर्नमेंट कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट्स देती है। तो स्वयं बुरी तरह से आर्थिक पक्ष से टूट चुकी थी वहां की गवर्नमेंट, बट वो विदेशियों को मुआवजे देती थी। चीनी सरकार ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जनता पर काफी हैवी टैक्स लगाने शुरू कर दिए, जो जनता को ऐसा लगता था कि सरकार हमारे साथ ज्यादती कर रही है, ठीक है। चीन के बाजारों में विदेशी जो सामान था वो काफी क्वांटिटी में पड़ा हुआ था, इसलिए जो चाइना का सामान होता था उसको कोई नहीं पूछता था, ठीक है। और जो काफी माल न बिकने के कारण उद्योग और कारीगर दोनों नष्ट होते जा रहे थे चाइना में। अब ज्यादा से ज्यादा जो सामान बिक रहा था चाइना में, किसका बिक रहा था? यूरोपियन कंट्रीज का बिक रहा था, विदेशी लोगों का सामान बिक रहा था। बट जो चाइना के कारीगर थे वो बर्बाद होते जा रहे थे, और वहां के जो उद्योग है चाइना के वो बर्बाद होते जा रहे थे, ठीक है। चीन की जनता इन सभी मुसीबतों का कारण किसको मानती थी? चिंग डायनेस्टी को, मंचू सरकार को इसका कारण मानती थी कि इनकी वजह से ऐसा हुआ है। और इसलिए चीनी देशभक्तों को था कि हम ऐसा कोई विद्रोह स्टार्ट करें जिससे हम अपने आप को बचा सकें, अपने अस्तित्व को बचा सके देश में। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है विदेशियों के विरुद्ध बने गुप्त संगठन। तो क्या होता है कि अब विदेशियों को चाइना से भगाना है, ठीक है। तो उसके लिए संगठन बनाने पड़ेंगे। बहुत सारे उस टाइम संगठन बन जाते हैं चाइना में, बट और सबका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि विदेशियों को यहाँ से खदेड़ा जाए, यहाँ से भगाया जाए और अपने इंडस्ट्रीज को बचाया जाए, अपने देश को बचाया जाए, यहाँ के लोगों के का जो हक छीना जा रहा था उसको वापस दिलाया जाए, ठीक है। तो विदेशियों को यहाँ से भगाने के लिए बहुत संगठन बनते हैं, बट जो सबसे फेमस संगठन होता है वो होता है आई हो चुआन होता है, ठीक है। तो इस संगठन के लोग क्या करते हैं, वो अपने आप को मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट करते हैं, ठीक है, और काफ़ी स्किल्स इंप्रूव करते हैं अपनी, और काफ़ी प्रयास करते हैं ताकि वो विदेशियों के साथ लड़ सके, ठीक है। तो शुरू में तो इन संगठनों को चाइना के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बट धीरे धीरे उनका विश्वास इन संगठनों की तरफ उनका झुकाव होने लगा। इनको विश्वास हो गया कि हमें ये संगठन इन विदेशियों से के अत्याचारों से बचा सकते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे वहाँ के जो बौद्ध धर्म के लोग थे, ठीक है, और ताओवादी जो लोग थे वो उन्होंने भी बॉक्सर रिबेलियन को सपोर्ट देना शुरू कर दिया, ठीक है। तो काफ़ी पॉलिटिशियंस ने भी वहाँ के इस संगठन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है नव धर्मियों के प्रति चीनियों का रोष। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि जो यूरोपियंस थे वो अपने साथ मिशनरीज लेकर आए थे, पादरी लेकर आए थे, ताकि क्रिश्चियनिटी का यहाँ प्रचार कर सके, यहाँ चर्च खोल सके और यहाँ के लोगों का धर्म परिवर्तन कर सके, ठीक है। तो चाइना के बहुत सारे लोगों का धर्म परिवर्तन करके उनको क्रिश्चियन बनाया गया, ठीक है। उन्हीं को बोला गया नव धर्मी, ठीक है। तो वहाँ की जो आम जनता थी चाइना की, वो उनका मानना था कि पहले हम इन विदेशियों को यहाँ से खदेड़ते हैं, ठीक है, और बाद में जो ये जिन्होंने कन्वर्जन करवाया है, जिन्होंने धर्म परिवर्तन करवाया है, फिर हम उनको दोबारा चीन की मुख्य धारा में, मुख्य संस्कृति में वापस लेकर आएंगे, ठीक है। क्योंकि
क्योंकि उन लोगों को चीन की संस्कृति में वापस लेकर आना बहुत जरूरी था, क्योंकि मजबूरी में उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अफ्रीका की भांति चीन के विभाजन का खतरा। तो जैसा कि आप अभी तक समझ चुके हो कि चाइना में यूरोपियन कंट्रीज का इन्फ्लुएंस था, वो चाइना को अपने फायदे के लिए यूज कर रही थी, वहां के लोगों का शोषण कर रही थी, वहां के संसाधनों को लूट रही थी। ठीक है, तो वहां के जो देशभक्त थे चाइना के, उनको लगता था कि इन यूरोप के देशों ने जैसा अफ्रीका में किया था, जैसा अफ्रीका को कई देशों में बांट दिया था, कई देशों में बंटवारा कर दिया था, ठीक है, ऐसा वो यहां ना कर दें, चाइना के लोगों को ना बांट दें, चाइना की जो भौगोलिक स्थिति है, बाउंड्रीज हैं, उसको ना बांट दें। ठीक है, तो उनको डर था कि वो चाइना को कई हिस्सों में ना बांट दे, क्योंकि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज का वहां पर वो था, इन्फ्लुएंस था चाइना में। ठीक है, तो उनको ये डर था कि हम इसको टूटने से बचा ले चाइना को, नहीं तो चाइना का हाल अफ्रीका जैसा हो जाएगा, इस एक चाइना में से कई देश निकल आएंगे बाद में। ठीक है, अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है, ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां। अब होता क्या है कि जो यूरोपियन कंट्रीज आती हैं चाइना में, ठीक है, तो वो अपने साथ मिशनरीज लेकर आती है, वो यहाँ चर्च इस्टेब्लिश करते हैं, और वो यहाँ के लोगों को धीरे धीरे ईसाई धर्म में उनको कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ये मिशनरीज होते हैं, ये क्या करते हैं कि वहां के लोगों को उनकी जो रीति रिवाज है उन वो फॉलो करने से रोकना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और इससे क्या हो जाता था कि कई बार उनमें चीनी लोगों में और मिशनरियों में कई बार झगड़ा हो जाता था, और गलती से कोई मिशनरी लड़ाई झगड़े में मारा जाता था, तो उसका कंपनसेशन भी चाइना के लोगों को भरना पड़ता था। ठीक है, और उनके खिलाफ एक्शन होते थे, उन्हीं के खिलाफ मुकदमे चलते थे। ठीक है, क्योंकि ये काफी पावरफुल लोग थे, तो इन जो वहाँ चाइना की गवर्नमेंट थी वो भी मजबूर थी इनके खिलाफ एक्शन लेने में। तो ये वहाँ के लोगों को का बहुत शोषण कर रहे थे मिशनरीज भी। ठीक है, वो जबरदस्ती लोगों को अपने संस्कृति को फॉलो करने से भी रोक रही थी, अपने रीति रिवाज मानने से भी रोक रही थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है विदेशियों के प्रति चीनियों की घृणा। होता क्या है कि जैसे ये विदेशी ताकतें, विदेशी शक्तियां, यूरोपियन कंट्रीज चीनी लोगों चाइना में आती है, तो वो चीनी लोगों का जो राष्ट्रीय सम्मान है वो खतरे में पड़ जाता है। ठीक है, पहले अफीम युद्ध में हारते हैं चाइना, और दूसरे अफीम युद्ध में भी चीनियों की पराजय होती है, जिससे यूरोपियन कंट्री जो है उस टाइम जीत जाती है। तो उस टाइम काफी इंसल्ट होती है चाइना की। ठीक है, दो अफीम युद्ध हार जाने के बाद चाइना की पूरे विश्व में काफी एक वो अपमानित हो जाता है। और होता क्या है कि जो उस टाइम चिंग डायनेस्टी होती है, मंचू शासन होता है, वो भी काफी कमजोर होता है। ठीक है, और जिस वजह से क्या होता है कि चीन के साथ फोर्सफुली ये यूरोपियन कंट्रीज काफी संधियां कर लेती है, और ऐसे ऐसे एग्रीमेंट कर लेती है कि मोस्टली बेनिफिट यूरोपियन कंट्रीज को ही होता था। ठीक है, तो उन्होंने जैसे रेलवे लाइन बिछाने के टेंडर अपने ले लिए, कॉन्ट्रैक्ट ले लिए, माइंस के कॉन्ट्रैक्ट ले लिए। ठीक है, तो और फिर क्या होता है 1894 में, 1895 में जो चीन जापान युद्ध होता है उसमें भी चीन हार जाता है। ठीक है, तो इस वजह से इंटरनेशनल लेवल पर चीन की कमजोरी पूरी दुनिया को पता चल जाती है, और
मोस्टली जो कंट्रीज होती है वो फायदा उठाना चाहती है इस दुर्बलता का, चीन की इस दुर्बलता का फायदा उठाने की कोशिश करती है बहुत सारे देश। और जो चीनी देशभक्त थे वो इस चीज को अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे थे, अपना अपमान महसूस कर रहे थे, और वो चाहते थे कि इस बॉक्सर विद्रोह, बॉक्सर रिबेलियन के थ्रू हम बदला ले इन विदेशियों से जिन्होंने हमारे देश को अपमानित किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। विदेशियों द्वारा स्थापित की गई संस्थाएं, अब जब इतनी बाहर के देश चाइना में इंटरफेरेंस कर रहे थे, अपने बिजनेसेस चला रहे थे, अपनी इंडस्ट्रीज चला रहे थे, तो अपने उन्होंने अपने बहुत सारे चर्च बना लिए थे यूरोपियन कंट्रीज ने, वहां पर अपने बैंक बना लिए, अपनी कॉलोनीज बना ली, ठीक है, अपनी इंडस्ट्रीज लगा ली थी, और अपने रहने के लिए जो समुद्र के किनारे अपने रहने के लिए काफी बड़े बड़े किले बना लिए थे, बहुत बड़े बड़े बंदरगाह बना लिए थे। तो चीन की जनता को, चीन के देशभक्तों को ये अच्छा नहीं लगता था कि हमारे देश में बाहरी लोग अपनी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ठीक है, और अपने ऑफिसेस खोल रहे हैं, अपने बैंक बना रहे हैं, अपने चर्च बना रहे हैं, तो वो बड़ा अपमान समझ रहे थे इसको, ठीक है। और वो चाहते थे कि इनकी जितनी भी निशानियां हैं विदेशियों की, उसको हम खत्म करें एक इस विद्रोह के द्वारा, और हम अपनी संस्कृति को यहां बढ़ाएं, अपने देश की संस्कृति को बढ़ाएं। अब रोल आ जाता है चीन की महारानी का, ठीक है। तो जो मंचू शासन की महारानी होती है उस समय, उसको, वो काफी मतलब इंटेलिजेंट थी, वो समझ गई थी कि लोग भरे पड़े हैं विदेशियों के खिलाफ, उनकी उनको उनके अंदर बहुत गुस्सा है, ठीक है। ऐसा ना हो कि अगर मैंने उनको सपोर्ट नहीं किया तो ये गुस्सा कहीं मेरे खिलाफ ना निकल जाए, कहीं मंचू शासन का तख्ता पलट ना हो जाए। इसीलिए चीन की महारानी अंदर ही अंदर सपोर्ट कर रही थी बॉक्सर विद्रोह के क्रांतिकारियों को, लोगों को, ठीक है। वो काफी समझदार थी, वो समझ चुकी थी कि अगर मैंने उनके इस गुस्से को सपोर्ट नहीं किया तो ये गुस्सा कहीं मेरे खिलाफ ना यूज हो जाए, कहीं मेरा तख्ता पलट ना हो जाए। इसलिए चीन की महारानी ने सपोर्ट किया किसको? बॉक्सर विद्रोह को, बॉक्सर रिबेलियन को। अब आ जाता है विदेशों में चीनियों के साथ दुर्व्यवहार। तो जब चाइना के लोग विदेशों में जाते थे काम के सिलसिले में, उनके साथ वहां पर बड़ा गंदा व्यवहार किया जाता था यूरोपियंस द्वारा। उनको फील होता था कि यार हमारे देश में तो ये यूरोपियंस राजा बनकर बैठे हैं, वहां पर इन्होंने किले बना लिए, वहां हमारी जनता को का शोषण कर रहे हैं, वहां ये राजाओं की जिंदगी बिता रहे हैं, बट हम अगर यहाँ पर आते हैं इनके देश में तो ये हमारे साथ बहुत ही क्रूर व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है। और इनको मोस्टली क्या काम दिया जाता था? या तो सर्वेंट का काम दिया जाता था, कुली का काम दिया जाता था, ठीक है। और इनके साथ बड़ा इनको टॉर्चर किया जाता था, कई जगह इनको अच्छे तरह ट्रीट नहीं किया जाता था। अमेरिका में तो बहुत सारे जो चाइना के लेबर थे उनको मार दिया गया। तो काफी जो इनके साथ है बुरा व्यवहार किया जाता था यूरोपियन कंट्रीज में। तो इनके अंदर ये भी गुस्सा भरा था कि हमें अच्छा ट्रीट नहीं करते जब हम इनके देश में आते हैं, बट ये यूरोपियन लोग हमारे देश में राजा बनकर बैठे हैं, ठीक है, और हमें तंग कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं, और हमारी संसाधनों को लूट कर ये अमीर बन रहे हैं, ठीक है। अगला है मंचू सरकार के
राज्य से असंतुष्ट। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि चाइना के लोग चिंग डायनेस्टी से, चिंग शासन से, मंचू सरकार से काफी परेशान थे। और ये सरकार ऐसी थी कि इसके पास इतनी सॉलिड मिलिट्री भी नहीं थी, इतनी ताकतवर सेना भी नहीं थी कि वो अपने देश की रक्षा कर सके। और ना ही मंचू सरकार अपने देश के लोगों को अपने साथ लेकर चलती थी। ठीक है, तो वहाँ जो चाइना के लोग थे वो सबसे ज़्यादा जो कसूर निकाल रहे थे कि कौन इसमें जो सबसे ज़्यादा कसूरवार है वो मंचू सरकार है, क्योंकि वो काफ़ी कमज़ोर है। वो अपने देश की रक्षा करने के लिए अपने कर्तव्य नहीं निभा रही। ठीक है, और उसकी गलत नीतियों की वजह से ही विदेशी जो विदेशी लोग हैं या विदेशी ताकतें हैं वो यहाँ पनप रही हैं। ठीक है, और जनता का शोषण हो रहा है। तो वो चाहते थे कि अब हम मंचू सरकार को खत्म करें, राजा को गद्दी से हटाएं। तो लोग काफी परेशान थे मंचू सरकार से। ठीक है, क्योंकि मंचू सरकार अपनी कमजोरियों के कारण चीन के आम लोगों, किसानों के अधिकारों की सुरक्षा करने में असफल रही थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्राकृतिक आपदाएं। अब होता क्या है कि जो बॉक्सर विद्रोह था उसकी तैयारियां तो हो जाती हैं, ठीक है, बट जो कमी रह जाती है वो प्राकृतिक आपदाएं आकर उसे भी पूरा कर देती हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि सरकार ने जो जापान के साथ वॉर हुई थी चाइना की, तो चाइना उसमें हार जाता है। तो युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में जो पैसा देना था जापान को चाइना ने, तो वो राशि देनी थी, वो अमाउंट देना था। इसलिए वहां की सरकार क्या करती है, लोगों पर हैवी टैक्स लगा देती है। ठीक है, और यहाँ लोगों पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया तो दूसरी तरफ क्या आ जाता है कि वहां पर अकाल पड़ जाता है और वहां पर बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से फसलें बुरी तरह नष्ट हो जाती हैं और लोग काफी परेशान हो जाते हैं, जिससे चीनी लोगों की आर्थिक स्थिति काफी गिर जाती है और लोगों में काफी असंतोष फैल जाता है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि अब बॉक्सर विद्रोह करना चाहिए। ठीक है, तो साथियों इस वीडियो लेक्चर में हमने बॉक्सर विद्रोह के कारण जितने भी थे वो सारे डिटेल में डिस्कस किए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।